ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर के सबसे पहले टोटल हमने इस चैप्टर में 6 फॉर्मूले किए हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स का। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? तो फॉर्मूला हमने किया था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल F का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कैपिटल G का मीनिंग है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो फिक्स है 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है फिक्स वैल्यू। और उसके बाद m1 एंड m2 क्या है? m1 एंड m2 आर द masses of the mass of object 1, m1 m2 mass of the object 2। और r क्या है? r is the distance between both the objects, distance between the objects। तो इस तरह से कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है। सपोज कर लो आपको क्वेश्चन गिवन है, तो उस क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई भी मास गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगा, और आपको क्या करना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी होगी। सपोज कर लो आपको लिखा है क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg ठीक है, तो सपोज कर लो क्वेश्चन गिवन है, बॉडी ऑफ मास 5 kg एंड another body attracts another body having mass 10 kg। both are separated by a distance of 5 meter। calculate the gravitational force। इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करो। एक बॉडी है, उसका मास गिवन है, सेकंड उन दोनों के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेकंड बॉडी का भी मास गिवन है, दोनों के बीच डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन गिवन है। तो हम ये वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो फोर्स की वैल्यू है वो हमें क्या बोला है कि वो कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और मासेस दोनों बॉडीज के गिवन है, एक का 10 kg है, सेकंड बॉडी का 5 kg है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब G की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, वो तो हर किसी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बस इसके बाद सिंपल सॉल्व करना है। G की जगह पुट करोगे 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मास m1 कितना है? 5 kg। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5। और m2 की वैल्यू कितनी है? 10 kg। तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी? फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है,
तो इतना सिंपल है, बस आपको क्या करना है स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन हैं वो लिख लेनी है। अब इस क्वेश्चन में अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखें, इसमें सबसे पहले देखो दोनों बॉडीज का मास गिवन है। मास आप यहाँ पे लिख लोगे, लेट कर लो फर्स्ट बॉडी को m1, m1 की वैल्यू क्या है 5 kg, और उसके बाद लिखोगे m2, m2 की वैल्यू क्या है 10 kg। उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस को d लिख लो या फिर r की वैल्यू कितनी है 5 मीटर। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिखनी है हर एक न्यूमेरिकल में। उसके बाद जो चीज फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ वी हैव टू फाइंड। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला याद है वो लिखना है। फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आपको पता थी तो सारी आप इसमें पुट कर दोगे, लेकिन पुट करने से पहले आपको वन थिंग जो चेक करनी है वो ये चेक करना है आपको कि जो यूनिट्स हैं वो SI है, यूनिट्स का सिस्टम SI होना चाहिए और सही होना चाहिए। देखो MKS आपको याद करने का वे बताया था, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। अगर कोई भी डिस्टेंसेस गिवन है वो मीटर में होने चाहिए, अगर कोई मास गिवन है बॉडी का वो kg में होना चाहिए, अगर कोई टाइम गिवन है तो वो सेकंड में होना चाहिए। यहाँ पर मासेस और डिस्टेंसेस दोनों फॉर्मूले में यूज होंगे। तो हमारे यूनिट जो देखो मास के तो दोनों के kg गिवन है, तो ये तो SI है, करेक्ट है, और डिस्टेंस के भी क्या है मीटर गिवन है, ये भी क्या है करेक्ट है। इन SI सिस्टम सभी यूनिट्स वन सिस्टम में गिवन है MKS में, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई और डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर ऐसा होता 5 मीटर की जगह 5 किलोमीटर लिखा होता तो आप किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करते। उसी तरह अगर केजी को ग्राम में गिवन होता मास, तो ग्राम को पहले क्या करते केजी में चेंज करते। तो आपको MKS को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हर एक न्यूमेरिकल में उसकी स्टेटमेंट को रीड करने के बाद जो जो चीजें गिवन है वो लिखनी है, फिर जो फाइंड करना है वो लिखना है। उसके बाद उसके सभी के यूनिट चेक करने हैं कि वो MKS के अकॉर्डिंग ट्रू है। मास हमारा केजी में है, डिस्टेंसेस हमारे मीटर में है, टाइम हमारे सेकंड में है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, मास को केजी में, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में। उसके बाद अब जो चीज फाइंड करनी है, क्या आपको उसका फॉर्मूला पता है? इफ यस आपको पता है तो फॉर्मूला लिखोगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। अभी बताओ फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्लियर है सबको कि कैसे करने हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट फॉर्मूला? ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूले के बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो कर सकते हो ना? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम बोलो अगर बेटा। हमारे पास ये स्टेटमेंट जैसे आपने दी हुई है, हमको ये कैसे पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट में ये फॉर्मूला लगेगा? हाँ बेटा देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला किया है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और बाकी की देखो सभी चीजें भी इसी फॉर्मूले वाली गिवन है। आपको मास गिवन है दोनों बॉडीज का m1 और m2 पता है, डिस्टेंस भी गिवन है, आपको r की वैल्यू भी पता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज अगर आपको पता है, जैसे सपोज करो सेकंड वाला एक फोर्स का फॉर्मूला ये भी है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? यहाँ पे तो एक्सेलरेशन गिवन ही नहीं है, यहाँ तो एक्सेलरेशन ही नहीं गिवन है ना, तो इस तरह से ऐसा फॉर्मूला तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो अगर आपको सिंपल फोर्स फाइंड आउट करनी होती, एक बॉडी होती, फिर लग जाता है। यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट गिवन है, दोनों का मास गिवन है, दोनों के बीच डिस्टेंस गिवन है, और बात भी ग्रेविटेशनल फोर्स की हो रही है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला वन ही हमने किया है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो वो वाला यहाँ पे लग जाएगा। ओके बेटा? यस मैम। ओके मैम। ठीक है,
उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हमने फाइंड आउट, जो सेकंड फॉर्मूला किया था वो कौन सा था बताओ मुझे, विच वाज सेकंड फॉर्मूला इस V चैप्टर में। equals to U plus GT। इसके बाद 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की हैं। चलो इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले हम वेट और मास वाले फॉर्मूले कर लेते हैं। इसके बाद एक किया है वेट इज इक्वल W टू equals to M into m इंटू mass जी, into acceleration। यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद Yes। थर्ड फॉर्मूला आपने किया है वेट का ही किया है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो उसका रिलेशन होता है वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अगर आपको पता है, डिवाइडेड बाय 6, बिकॉज मून के ऊपर जाने पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट हो जाती है, इसीलिए वेट भी क्या है मून पर जाने पे 6 लेस हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए सपोज करो आपको क्वेश्चन गिवन है, अ मैन weighing 600 Newton goes on moon, what will its weight become on moon? तो आपको बोला कि एक मैन है, उसका जो वेट है वो 600 न्यूटन था अर्थ के ऊपर, वो मून के ऊपर चला गया। तो कहते अब बताओ उसका मून के ऊपर जाकर वेट कितना रह गया। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 600 न्यूटन है ऑन अर्थ। जैसे ही वो मून के ऊपर जाएगा उसका वेट तो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज मून के ऊपर जाने पर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सेकंड वाला, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कितना है 600, ठीक है, और डिवाइड किसके साथ हो जाएगा 6 के साथ। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 100 न्यूटन। ऑब्जेक्ट उस मैन का वेट जैसे ही वो मून पे गया 6 टाइम्स रिड्यूस होके कितना रह गया 100 न्यूटन रह गया। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर सपोज कर लो, अब हम सेकंड ये वाला अलग फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे गिवन है आपको कि वेट ही कैलकुलेट करना है किसी बॉडी का, और फॉर्मूला हमें पता है कि एक तो वेट के दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, एक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड सेकंड वाला वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। अब क्वेश्चन आपको गिवन है कि कोई मैन है, उसका जो मास है वो क्या है 100 kg, और बोला उसका वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ फाइंड करो। ऐसे गिवन है, वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ कैलकुलेट करना है और साथ ही में वेट ऑफ मैन ऑन मून भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले उस पर्सन का मास हमें पता है, यही पता होना चाहिए था वेट फाइंड आउट करने के लिए। अब W क्या होता है हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G की जो वैल्यू है, जो G की वैल्यू है अर्थ के ऊपर वो कितनी होती है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो G की वैल्यू भी हमें पता है, तो बस यहाँ पे इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दोगे तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, मास कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, जैसे ही 100 को 9.8 के साथ आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 9.8, तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है 98 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया वेट की वैल्यू कितनी आ गई 98 न्यूटन।
तो वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ हमें पता चल गया, डायरेक्टली आपने क्या किया, बस इस क्वेश्चन में पुट किया और सॉल्व हो गया। सॉरी 980 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ फाइंड करना था, मास गिवन था, अर्थ की ग्रेविटी आपको पता है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, W इज इक्वल टू 100 इंटू 9.8, आंसर कितना आ गया 980 न्यूटन। अब उसी मैन का वेट हमें कहाँ जाके फाइंड करना है, मून के ऊपर। तो जितना अर्थ के ऊपर आया उसको क्या करोगे, डायरेक्टली किसके साथ डिवाइड कर दोगे, 6 के साथ, जितना आंसर आ जाएगा उसके पीछे लगा दोगे न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेट वाले क्वेश्चन करने हैं कि कोई पर्सन है, उसका मास गिवन है, वेट फाइंड करना है, तो डायरेक्टली m इंटू जी लगाए। अगर वेट ऑन मून फाइंड करना है तो अर्थ के ऊपर निकाल कर उसको 6 के साथ डिवाइड कर दोगे। अगर वेट ऑन अर्थ फाइंड करना है तो सिंपली आपको ग्रेविटी की वैल्यू पता है। अब आपको ये भी चीज पता है कि मास जो होता है कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन चेंज करते हैं कि पोज कर लो, कैलकुलेट द मास ऑफ अ मैन, calculate the mass of a man on earth if his weight on earth is 600 न्यूटन। इस तरह से गिवन है आपको क्वेश्चन कि पर्सन का अर्थ के ऊपर मास फाइंड करो, वेट हमें पता है, तो फॉर्मूला फिर से फर्स्ट वाला ही लगेगा, W इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज मास भी हमें, मास तो उसका सेम ही रहेगा, चाहे आपको ये लिखा हो कैलकुलेट द मास ऑफ अ पर्सन, चाहे आपको ये लिखा हो कैलकुलेट द मास ऑफ अ मैन ऑन अर्थ, चाहे ये लिखा हो कैलकुलेट द मास ऑफ अ मैन ऑन मून, सभी जगह पे मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर आपको एक जगह पे पता चल गया तो मतलब बाकी जगह पे भी क्या है, सेम। अब यहाँ पे वेट ऑन अर्थ गिवन था, वेट ऑन अर्थ यहाँ पे पुट कर दोगे, तो इसीलिए हम ग्रेविटी भी अर्थ की लगा लेंगे। 600 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय, मास किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास मास किसके इक्वल आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय, इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो 0 के साथ 0 कैंसल, आंसर कितना आ गया 60 kg। मास की वैल्यू क्या आ गई, 60 kg। और क्वेश्चन ऐसे तो ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता था कि इफ इज वेट ऑन मून, है ना। अगर ऐसे बोला है क्वेश्चन कि मास फाइंड आउट करना है हमें और वेट ऑफ द मैन ऑन मून, मून के ऊपर जो है वहां पर है 600 न्यूटन और उसका मास ऑन अर्थ फाइंड करो। तो अब आपको मून के ऊपर पता है तो मून से पहले अर्थ का निकालोगे। अर्थ का कैसे निकालोगे, देखो अब सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, मून के ऊपर जितना है अर्थ का कैसे आएगा, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय 6। तो आगे इसकी वैल्यू किसकी पता है आपको, मून की पता है, तो 600 अपॉन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मून। तो नेक्स्ट स्टेप में मून के ऊपर आपको पता है कितना है, 600, 600 इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। अब 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 600 इंटू 6, कितना आ गया 3600 न्यूटन। ठीक है, तो 6 के साथ अगर आपको मून का पता है तो मून की जितनी वैल्यू है वेट की मून के ऊपर, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करके अर्थ का निकल जाएगा। अगर आपको अर्थ का पता है, किसी पर्सन का वेट अर्थ के ऊपर पता है, तो उसको 6 के साथ डिवाइड करके किसका फाइंड आउट हो जाएगा, मून का। बस इस रिलेशन को ही लगाना है। अब हमें पता चल गया अर्थ के ऊपर कितना वेट है, 3600 न्यूटन। अब मास आप फाइंड आउट कर सकते हो, W इक्वल टू mg, W की जगह क्या आ जाएगा, 3600 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप में मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 kg। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं आपको वेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, वेट वाले क्वेश्चन के लिए 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और सेकंड कौन सा है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, अगर आपको अर्थ के ऊपर गिवन है, मून के ऊपर वेट फाइंड करना है, तो उसको 6 के साथ डिवाइड करके आ जाएगा। अगर मून के ऊपर गिवन है तो उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके अर्थ का आ जाएगा। बस इसी तरह से इस क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्लियर है वेट वाले क्वेश्चन? क्लियर है सबको बेटा? ओके, उसके बाद इसके बाद बस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो वाले फॉर्मूले हमने किए थे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ऑलरेडी उन्हीं से हमने इक्वेशंस इन फ्री फॉल बना ली थी, है ना। वैसे हमें पता है v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब a की जगह यहाँ पे क्या था, gt, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, फ्री फॉल मोशन। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन, वहां पे क्या होता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे था एच, बिकॉज हाइट की बात होगी, यू टी प्लस 1/2, सॉरी, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस हैं, जस्ट बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो स्मॉल v है वो हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी। स्मॉल g की वैल्यू तो देखो फिक्स है, क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अप्रॉक्स आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा होगा, जो वही अप्लाई करेंगे हम। अगर नहीं गिवन फिर हम 9.8 लगा देंगे। g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और v क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी। v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और u क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद h फॉर क्या है, हाइट, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड t फॉर क्या है हमारे पास, टाइम। ठीक है, ये चीजें हैं बस। उसके बाद हमें 2 चीजों का ध्यान, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, v u h t एंड g तो ऑलरेडी सभी क्वेश्चन में हमें पता है, बिकॉज वो तो कांस्टेंट है, हमें अपनी तरफ से ही लगाना है। इन चारों में से कोई भी 2 वैल्यू हमें गिवन होंगी, थर्ड या फोर्थ हमें फाइंड करनी होगी। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लगाते हैं कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि कौन सी वैल्यू गिवन है, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और उसके लिए कौन सी इक्वेशन बेस्ट है, फर्स्ट लगाएं या सेकंड लगाएं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो फ्री फॉल होगा। उसके बाद हमें सेकंड थिंग देखनी होती है कि जो g की जो वैल्यू हमें लेनी है वो हमें पॉजिटिव प्लस का 9.8 लेनी है, या फिर माइनस का 9.8 लेना है हमें। माइनस 9.8, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जी हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव,
ये ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिक्स में जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हम जो साइन लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो साइन होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रेविटी की। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से हमने ड्रॉप किया है, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में कि ड्रॉप किया है, उसका क्या मतलब है कि वो अर्थ की तरफ आ रहा है, और अर्थ भी ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या है, वो भी तो उसको उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ही खींच रही है। अब ऐसे होगी उसकी, अगर हमने ड्रॉप किया ऊपर से वो नीचे की तरफ, इस तरह से मान लो यहाँ हाइट पे खड़े होके हमने एक बॉल छोड़ दी तो वो इस तरफ नीचे की तरफ आ रही है ना। और अर्थ में जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो भी ऐसे ही है, ग्रेविटी भी उसको अपनी तरफ ही खींच रही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ग्रेविटी भी और ऑब्जेक्ट का मोशन भी। तो ऐसे केस में हमारे पास जो जी हम लेंगे वो क्या लेंगे, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ग्रेविटी की डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट का मोशन दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने अपवर्ड थ्रो किया है, इफ वी आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अब ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया है, हमने क्या किया, एक बॉल ली और उस बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। अब देखो वो कुछ हाइट हमारी फोर्स के अकॉर्डिंग, मान लो ये बॉल थी, हमने उसको अपने हैंड में पकड़ा और ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया तो वो ऊपर गया, कुछ हाइट तक वो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर फोर्स, उसके बाद वो वहां से वापस आ जाएगा, है ना। लेकिन हमने जो एक्शन किया, देखो हम वो किसकी वजह से वापस आया, ग्रेविटी की वजह से आया, अर्थ ने उसको दोबारा से अपनी तरफ खींच लिया। पर क्या हुआ, हमारा जो एक्शन था वो क्या था, ग्रेविटी के अगेंस्ट था। ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तो अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसी बन गई, ओपोजिट के लिए तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। तो ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपको कि जी की वैल्यू प्लस लेनी है या माइनस लेनी है। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और ग्रेविटी की डायरेक्शन दोनों सेम है, ऑब्जेक्ट भी अर्थ की तरफ आ रहा है और ग्रेविटी की डायरेक्शन तो अर्थ की तरफ ही, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ ही खींचती है, तो वैसे केस में जी की वैल्यू हम लेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हमने ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ग्रेविटी के ऊपर की तरफ थ्रो किया, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में हमें जो जी की वैल्यू लेनी है वो कितनी लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा? यस। क्या, तो कल आप क्या करोगे, वो वेट के दोनों फॉर्मूले एंड F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो तीनों फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स बुक में आपकी में जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये वाले तीनों के न्यूमेरिकल हम कल करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके तो मैम। आप 3 फॉर्मूले जो हमने कर लिए, ये थोड़ा रह गया है, वो 3 फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके बेटा, ओके मैम। अभी अटेंडेंस लगवा दो। 9th ट्यूलिप के मनजोत कौर प्रेजेंट मैम। और अभिजीत दवन, प्रेजेंट मैम। और कोई है 9th ट्यूलिप का? मैं ध्रुवदीप सिंह। ध्रुवदीप, ओके। और 9th जैस्मीन अर्शप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। कोमलप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। किरणप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। खुशप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। पुष्पिंदर, प्रेजेंट मैम। पुष्पिंदर के बाद नितिन कुमार, जशनदीप कौर, प्रेजेंट मैम। कोई और बच्चा? हो गई सबकी अटेंडेंस? यस मैम। मैम मेरी रह गई अर्शदीप कौर। अर्शदीप कौर, ओके बेटा, ओके, यू कैन लीव नाउ।